गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी की। ठीक है ना। दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। भौतिक जगत पहला चैप्टर हो गया था, दूसरा मात्रक और विमाएं हो गया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है, ये किताब का 8वें नंबर का चैप्टर है। ठीक है ना। वैसे हमारा तीसरा चैप्टर होगा प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। तो चैप्टर तो मैं तीसरे डाल देता हूँ, हमारा तीसरा नंबर में चल रहा है प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी इधर सुनना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको केवल काम आपका सुनने का है। आपका काम केवल सुनने का है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप मेरी बात को बस ध्यान से सुने। सबसे पहली बात है प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता होता क्या है, इधर सुनना। इलास्टिसिटी क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाएगा, वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आकार और आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यदि बाह्य बल हटा लेने पर, भाई बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आकार और आकृति में क्या होगा, वस्तु के परिवर्तन होगा। और बाह्य बल यदि हटा लिया जाए, बाह्य बल हटा लेने पर यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाए, ठीक है ना, बल लगाने पर तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होगा। और यदि बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाए, तो वस्तु के इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता। और ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है ना। मैंने क्या कहा है कि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। और यदि बाह्य बल हटा लिया जाए, लगाया आकार में परिवर्तन हो गया, और मैंने बाह्य बल हटा लिया, और बाह्य बल हटा लेने के बाद वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए जैसी पहले थी, तो वस्तुओं के इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता। और ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि बल लगाया तो आकार में परिवर्तन हो गया, और बल हटा लेने पर वापस अपने पुनः आकार में आ जाए, तो ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। और वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। अब दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, और एक होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। दोनों की परिभाषा देखेंगे। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और पूर्ण प्लास्टिक वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, यदि किसी वस्तु पर से बाह्य बल हटा लेने पर, बाह्य बल हटा लिया, और बाह्य बल हटा लेने पर यदि वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, जैसे पहले थी ना, पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ऐसी वस्तु कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। वस्तु पर से यदि बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, किसमें आ जाए, पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ऐसी वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे क्वार्ट्ज, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। कांच की तरह होता है क्वार्ट्ज या हाथी दांत, ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने कहा यदि वस्तु पर से बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। ठीक है ना। और पूर्ण प्लास्टिक वस्तु कैसी होती है, यदि वस्तु पर से बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आए, वस्तु यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः लौट कर आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। और बाह्य बल हटा लेने पर यदि वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आए, तो ऐसी वस्तु कहलाती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तु। क्या कहलाती है, पूर्ण प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। जैसे मिट्टी है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी है, मोम है, मिट्टी है, मिट्टी को तुमने यूं दबा दिया तो इस आकार की हो गई, और अब हाथ छोड़ दो तो अपनी प्रारंभिक रूप में आ जाएगी या नहीं आएगी,
मोम है, मोम को तुमने दबा दिया तो मुट्ठी का आकार ले लिया, और यदि बल हटा लिया तो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये वस्तु कहलाती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। जो बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए वो तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, और जो नहीं आए वो क्या कहलाती है पूर्ण प्लास्टिक। अब एक बात और आती है प्रत्यास्थ सीमा, एक बात इसके अंदर आती है प्रत्यास्थ सीमा। इधर सुनना, प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है? वह अधिकतम सीमा जिसके बाद वस्तु पर से बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर कभी नहीं आती। यानी कि एक सीमा ऐसी है जिसके बाद तुमने वस्तु पर से यदि बाह्य बल हटा भी लिया तो भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी लौट कर नहीं आएगी। यानी कि एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, ठीक है ना। मान लो मैं 4 थप्पड़ खा सकता हूं, ठीक है ना, तो 4 थप्पड़ खाऊंगा जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5वां मार दिया फिर मैं सहन कर लिया, 6वां मार दिया, 7वां मार दिया, मान लो 11वां मार दिया तो मैं मर ही जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा कि लौट के नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ सीमा वह अधिकतम सीमा है जिसके बाद यदि तुमने वस्तु पर से बाह्य बल हटा भी लिया तो भी वस्तु कभी भी अपने प्रारंभिक स्वरूप में लौटकर नहीं आएगी। यानी कि उसकी लिमिट ही खत्म हो गई। आदमी मर जाता है तो उसकी लिमिट खत्म हो जाती है ना, तो वो कभी जिंदा थोड़ी होता है। तो ऐसे ही हर वस्तु की एक सीमा है कि उस पर से कितना बल वो सहन कर सकती है। यानी उससे ज्यादा बल तुमने लगा दिया तो वो कभी भी बल हटा लो चाहे, कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आएगी। तो वह अधिकतम सीमा जिसके बाद वस्तु पर से बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी कभी भी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आएगी, वो सीमा क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ सीमा। यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत ही वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आ सकती है। इसके बाद यदि तुमने बल लगा दिया तो वस्तु कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आएगी। ये प्रत्यास्थ सीमा है, ठीक है ना। अब एक बात और आती है इसमें, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या होता है? इधर सुनना, हमने कहा वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, और बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में यदि लौट कर आ रही है तो बाह्य बल लगाया, और बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हुआ, वो तो समझ में आया। बल लगाया तो आकार और आकृति में परिवर्तन हुआ। जब मैंने बल हटा लिया तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रही है, तो प्रारंभिक अवस्था में कोई ना कोई बल तो उसको ला रहा होगा ना प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रत्यानयन बल वह बल है जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। भाई बाह्य बल लगाया तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ, और बल हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रही है। तो प्रारंभिक अवस्था में कौन सा बल ला रहा है? उसको प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल वह आंतरिक बल है। इधर सुनना, प्रत्यानयन बल वह आंतरिक बल है जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। आंतरिक बल है, बाह्य बल से तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ, और बल हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रही है। तो प्रारंभिक अवस्था में कौन ला रहा है उसको? प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल वह आंतरिक बल है जो कि वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल होता है जो बाह्य बल के विपरीत दिशा में लगेगा। अरे बाह्य बल तो इसको आकार में परिवर्तन करेगा, और आंतरिक बल होगा वो उसको पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाएगा। तो ये आंतरिक बल है, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें प्रतिबल। क्या आता है? प्रतिबल आता है सबसे पहला टॉपिक, प्रतिबल। इधर देखना, प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला, किसी वस्तु के एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। तो इधर सुनना, प्रतिबल हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अरे बल बटा क्षेत्रफल ही तो होगा, बल बटा क्षेत्रफल हो गया F बटा ए। मैंने क्या कहा है? किसी वस्तु के एकांक
फिजिक्स में किसी की भी परिभाषा देते हैं तो इस नीचे वाली चीज को एक कर देते हैं। नीचे वाली चीज को क्या कर देते हैं? एक। किसी वस्तु के एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को, ये बल है बाह्य बल, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। इसको एक कर दिया। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल हो गया बल बटा क्षेत्रफल, बल होता है F, क्षेत्रफल हो गया 1, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। और प्रतिबल का मात्रक क्या आ गया? मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन N और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या आ गया? विमीय सूत्र में आपको पहले निकालना बता चुका हूं। विमीय सूत्र आ गया, बल का होता है कितना? m1 L1 T-2। ये तो बल का हो गया। बल m बराबर ma होता है ना, m का तो ये हो गया, a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये हो गया। और क्षेत्रफल किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में, मतलब L2, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो इसका विमीय सूत्र आ गया m1 L-1, ऊपर जाएगा तो ये माइनस की 2 हो जाएगा, तो -k1 -k2। तो ये प्रतिबल का विमीय सूत्र आ गया। प्रतिबल का विमीय सूत्र आपको निकालना आना चाहिए, मैंने बहुत सारे निकलवाए थे, आपसे पहले आ गया ये। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र ही हो गया, ठीक है ना। अब है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकारों की बात करेंगे तो 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है यदि प्रतिबल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगे। क्या लगे? वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगे। कहां पर लगे? प्रतिबल वस्तु की लंबाई के अनुदिश कार्य करे तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल कहां कार्य करे? ये मान लो वस्तु है, इसकी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश कार्य करे। ये लंबाई है तो इसके अनुदिश कार्य करे। तो वस्तु के लंबाई के अनुदिश कार्य करने वाले प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है तनन प्रतिबल और एक होता है संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल, आपको केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है। एक होता है तनन प्रतिबल और एक होता है संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल क्या होता है? यदि प्रतिबल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं तनन प्रतिबल। मैंने कहा अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहाँ कार्य करता है? लंबाई के अनुदिश। और बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है तब तो वो कहलाएगा तनन प्रतिबल। और बल लगाने पर यदि लंबाई में कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे संपीड़न। संपीड़न मतलब कमी होना। यदि प्रतिबल लंबाई के अनुदिश कार्य करे तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये 2 प्रकार के होते हैं, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, ठीक है ना। तनन प्रतिबल यानी कि यदि बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तो वो तनन प्रतिबल, और यदि बल लगाने पर यदि लंबाई में कमी हो तो उसको बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसमें लगता है? ठोसों में लगता है। किसमें लगता है? ठोसों में। अरे ठोस है, ठोसों की लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में कमी होगी तो ठोसों में कार्य करता है। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, और अभिलंब प्रतिबल क्या कहता है? यदि प्रतिबल, ये मान लो जब वस्तु है कोई भी, यही वस्तु मान लो, वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगे ऐसे ऐसे, ये अभिलंबवत, ये ऐसे और ये ऐसे। यदि प्रतिबल वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगे और अभिलंबवत दिशा में लगेगा तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। ये पूरा आयतन हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन परिवर्तन होगा ना इससे, तो वस्तु की अभिलंबवत दिशा में चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। तो
यदि प्रतिबल वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगे, कैसे लगे, अभिलंबवत दिशा में, नाम से स्पष्ट है अभिलंब प्रतिबल। यदि प्रतिबल वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगे तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा द्रवों में होता है, द्रवों का ही तो आयतन होता है, कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, द्रवों में ऐसा लगता है। तो अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, ये तो लंबाई के अनुदिश लगता है और ये कहाँ लगता है, अभिलंबवत दिशा में लगता है, वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगता है। तीसरा है अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल होता है यदि प्रतिबल वस्तु की स्पर्श रेखीय दिशा, ये वस्तु है उसकी स्पर्श रेखीय दिशा, ये स्पर्श रेखीय दिशा है, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है अपरूपण या स्पर्शीय। यदि प्रतिबल वस्तु की स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश लगे, कहाँ लगे, स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश लगे तो उसको बोलते हैं अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। तो मैंने आपको 3 प्रकार के प्रतिबल बताए हैं। एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो कि वस्तु की लंबाई के अनुदिश लग रहा है, जो कि 2 प्रकार का है, तनन और संपीड़न। तनन में तो लंबाई में वृद्धि होती है, संपीड़न में लंबाई में कमी होती है। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, यदि प्रतिबल वस्तु की अभिलंबवत दिशा में लगे तो उसे अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल, यदि प्रतिबल वस्तु की स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश लगे तो उसको क्या बोलते हैं, अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल बोलते हैं। ये प्रतिबल के प्रकार हो गए। जिस प्रकार से प्रतिबल है, यानी कि बल लगेगा, और बल लगेगा तो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होगा। तो 3 प्रकार के प्रतिबल हैं। तो वस्तु पर बाह्य बल लगाने से क्या उत्पन्न होगा, विकृति। क्या उत्पन्न होगी, विकृति तो उत्पन्न होगी भाई, आकार में परिवर्तन होगा तो विकृति उत्पन्न होगी, उसको विकृति तो बोलते हैं। तो 3 प्रकार के बल है, तो 3 प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी, जिसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। तो 3 प्रकार के प्रतिबल हैं, उससे कितने प्रकार की विकृति आएगी, 3 प्रकार की। अरे बल लगाने पर मैंने कहा आकार में परिवर्तन होता है, तो आकार में परिवर्तन 3 प्रकार के प्रतिबल है, तो 3 प्रकार से ही तो हो सकता है आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन या तो विकृति उत्पन्न होगी, तो उन विकृतियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के प्रतिबल है, तो 3 प्रकार की ही क्या उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम पढ़ेंगे। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, PDF में से आप काम नोट कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो कल हम बात करेंगे विकृति और हुक के नियम की, ठीक है ना। धन्यवाद।